नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नायडू ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था, तो नरेंद्र मोदी ने भी नायडू को लेकर जाने क्या क्या नहीं कहा। नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी के साथ जाने का फैसला किया तब बीजेपी ने कसम खा ली कि मिट जाएंगे, मगर नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी उनके साथ चली गई। आज अगर बिहार और आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने समझौता नहीं किया होता तो उनकी क्या हालत होती। बिहार में 10 सीट के भी लाले पड़ जाते और आंध्र प्रदेश से 0 ही मिलता। बीजेपी जिस सिद्धांत की राजनीति की बात करती है, दरअसल वो कुर्सी की राजनीति है जो सब करते हैं। कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी से भी समझौता कर सकते हैं, उन्हें आतंकवादी कहने वाले से भी। जब नायडू ने नरेंद्र मोदी को हार्डकोर आतंकवादी कहा तब गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गया। गोदी चैनलों पर खूब डिबेट हुआ करते थे, नायडू को क्या क्या नहीं कहा गया। क्या वही गोदी मीडिया अपने ही पुराने डिबेट को निकाल कर आपको दिखाएगा? सोचिए इस मीडिया की क्या हालत हो गई है। जिन बयानों को लेकर वह डिबेट कर चुका है उसके आर्काइव में है, उन्हें भी फिर से नहीं चला सकता क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो रहा है। नायडू ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा। नरेंद्र मोदी उनसे समझौता कैसे कर सकते हैं? गोदी मीडिया यह सवाल पूछ ही नहीं पाएगा। अंदके तम्मुళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది नरेंद्र मोदी కరుడుగట్టిన उग्रवादी। चंद्रबाबू नायडू दावा करते रहे कि गुजरात दंगों के वक्त नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने वाले पहले व्यक्ति थे। नायडू बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अल्पसंख्यकों पर फिर से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी नायडू 2014 से 18 के बीच मोदी सरकार में शामिल रहे, लेकिन वहां से निकलते ही उन्हें आतंकवादी कहने लग गए। नायडू ने नोटबंदी का भी समर्थन किया था, याद रखिएगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक संबंध अविश्वास और पीछे से हमले और सामने से गले मिलने के रहे हैं। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए मोदी ने चिराग पासवान का सहारा लिया। नीतीश विधानसभा में 43 पर आ गए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। लेकिन इस चुनाव में नीतीश, चिराग और मोदी का गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा था, तो आतंकवादी कहने वाले नायडू के साथ नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में गठबंधन कर रहे थे। उन्हें इनके साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। केवल नायडू ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी नायडू को कुछ कम नहीं कहा। 2019 के समय के उनके पुराने बयान खूब दिखाए जा रहे हैं। मोदी ने नायडू की तुलना बाहुबली फिल्म के खलनायक भल्लाल देव से की। बाहुबली फिल्म का विलेन भल्लाल देव तो अपने ही भाई को सत्ता से हटाने का और फिर धोखे से उसकी पीठ पर वार कर मरवाने का षड्यंत्र रचता है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने नायडू के बारे में कहा था, उन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंका है। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। यह सब 2019 के आसपास की बात है। मोदी उस समय चंद्रबाबू नायडू को यू टर्न बाबू कहा करते थे। कहते थे आंध्र की संस्कृति को यू टर्न बाबू से खतरा है। बताया तो यही गया था कि नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते, लेकिन यहां तो वे सारी दुश्मनी ही भूल गए। दरअसल जब तक नरेंद्र मोदी को लगता है वे मजबूत स्थिति में हैं, जांच एजेंसियां उनके नियंत्रण में है, गोदी मीडिया गुलाम की स्थिति में है, वे अपने दुश्मनों पर हावी रहते हैं, उनका घर तोड़ देते हैं, उनके घर से लोग अपनी पार्टी में ले आते हैं। मगर जैसे ही उनका दांव उल्टा पड़ता है वे झट से उठकर दुश्मन के घर जाते हैं, गले लगा लेते हैं। गठबंधन की राजनीति को हर बुराई का कारण बताने वाले मोदी इस बार उन 2 दलों से गठबंधन करेंगे जिन्हें कभी अपने से अलग हो जाने दिया और उनके सहयोगियों पर उनके भीतर जाकर हमला भी किया।
इसी चुनाव में नरेंद्र मोदी के अनेक भाषण निकालकर आपको सुनाया जा सकता है, जब उन्होंने गठबंधन को तरह तरह से कोसा है, लूट का अड्डा बताया, कुछ भी बोलते रहे कि हर एक साल पर एक नया प्रधानमंत्री होगा, ये लोग शपथ ग्रहण समारोह में ही व्यस्त रहेंगे। वही नरेंद्र मोदी आज गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं कब नायडू निकल जाएं और नीतीश पलट जाएं। अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय। फॉर्मूला क्या? 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, 1-2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। और इसलिए ये लोग देश पर गुस्सा उतार रहे हैं। एनडीए रहा है, लेकिन 2014 से 24 तक उनकी सरकार मोदी सरकार ही कहलाई, एनडीए की सरकार नहीं। एनडीए की कितनी बैठकों के बारे में आपको याद है? इस बार जब प्रचार के लिए होर्डिंग लगाई गई तो उस पर बीजेपी के ही दूसरे नेताओं की तस्वीर नहीं थी, अकेले मोदी थे। गठबंधन के किसी नेता की तो थी ही नहीं, नीतीश कुमार की भी नहीं। नीतीश और नायडू को देखकर लगता है आने वाले समय में ये दोनों दल नरेंद्र मोदी की राजनीति के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि मोदी युग में जो भी मोदी के साथ रहा है उस दल में टूट हुई है, उसके नेता तोड़कर बीजेपी में मिलाए गए हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी चाचा और भतीजे के बीच टूट गई। चाचा मंत्री बन गए, भतीजा सड़क पर आ गया और नीतीश के खिलाफ लड़ने लगा। इस बार चाचा बाहर हो गए हैं, भतीजा गठबंधन में आ गया है। शिवसेना बीजेपी की बहुत पुरानी सहयोगी रही, उसे भी 2 हिस्से में तोड़ दिया गया। पंजाब में अकाली दल पुरानी सहयोगी रही, उसकी हालत क्या है सभी को पता है। इस शानदार रिकॉर्ड के बीच अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ गठबंधन में जाएंगे तो उन्हें इन खतरों का ठीक ठीक अंदाजा भी होगा। 2019 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नायडू ने कम प्रयास नहीं किए। विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए देश भर का दौरा करने लगे। नवंबर 2018 में ही नायडू राहुल गांधी से मिले थे, तब वे भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। मई 2019 में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद और नतीजों से पहले फिर से राहुल गांधी से मिले। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने राहुल से कहा कि एनडीए अगर बहुमत से थोड़ा भी पीछे रहता है तो ऐसे में राहुल गांधी को अपनी रणनीति तैयार रखनी चाहिए। 2019 में नायडू विधानसभा का चुनाव हार गए। 2018 में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग हो गए थे। उस समय वे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। जब नहीं मिला तो एनडीए से अलग हो गए। टीडीपी के 2 मंत्रियों ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। उस समय टीडीपी के पास 16 सांसद थे। समर्थन वापसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बीजेपी को अकेले ही बहुमत प्राप्त था। 2018 में नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर मोदी सरकार से अलग हो गए। तब उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार इसलिए उनकी मांग नहीं मान रही थी क्योंकि उसके पास स्पष्ट बहुमत है। आज वह बहुमत नहीं है तो क्या नायडू के समर्थन के बदले
बीजेपी अपनी लाइन बदल देगी, जो अभी तक विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध करती रही है, आज बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो वह नायडू की इस शर्त को मान लेगी। 10 साल नहीं दिया, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने की नौबत आई तब क्या विशेष राज्य का ख्याल आ रहा है? नतीजे आने पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीडीपी, जनसेना पार्टी और बीजेपी को बधाई दी। कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर कुछ नहीं कहा। विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश कुमार भी मांगते रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी मांग उठती है। 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी मांग को तवज्जो नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। अगर यह जरूरी था तो इतनी देरी क्यों हुई? एक राज्य का कितना समय पीछे चला गया। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया। बीजेपी का यही जवाब रहता था कि विशेष राज्य का दर्जा केवल पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए होता है। जयराम रमेश ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को ट्वीट किया कि क्या आप अब आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने का साहस दिखा पाएंगे? रमेश ने कहा कि 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। जयराम ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन यह वादा पूरा करेगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। जेडीयू का डिमांड रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप साथ में हैं, दो बातें आप क्लियर करें। पहली बात कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है देने का, या अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक शुल्क? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहता 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि रेट, टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया है। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आ रहे हैं। क्या इस आश्वासन भर से चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ लौट आएंगे? इंडिया गठबंधन को अगर सरकार बनानी है तो बगैर नीतीश और नायडू के सरकार नहीं बन सकती है। उसके बाद ही दूसरे दलों के आने की संभावना होगी। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ ही जाते नजर आ रहे हैं। गठबंधन की राजनीति बुरी राजनीति नहीं होती है, मगर आईटी सेल ने 10 साल आपको रटवाया है। आज आईटी सेल भी नहीं बोल पाएगा। गोदी मीडिया ने बार बार बताया कि लूट के लिए गठबंधन की राजनीति होती है। स्पष्ट बहुमत जरूरी है, मजबूत नेता जरूरी है। गठबंधन का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। तो क्या अब यही बात नरेंद्र मोदी के तीसरे दौर में लागू होगी? आज जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे थे तब गोदी चैनलों पर खबरें फ्लैश हो रही थी कि नायडू ने कौन कौन से मंत्रालय मांगे। जीतन राम मांझी भी मंत्रालय मांग रहे हैं, ये खबर भी चैनलों पर फ्लैश हो रही थी। चिराग पासवान भी मंत्रालय मांग रहे हैं, नीतीश कुमार मंत्रालय मांग रहे हैं, कोई स्पीकर का पद मांग रहा है। ये सारी खबरें फ्लैश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2004 का कवरेज देख रहे हैं। 10 साल में गठबंधन को लेकर जितनी गालियां गोदी मीडिया, आईटी सेल और बीजेपी के नेताओं ने दी हैं, अगर यही स्थिति इंडिया गठबंधन की तरफ होती तो एंकर कहता लूट के लिए मंत्रालय की मांग हो रही है। अपनी पसंद का मंत्रालय इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि लूट करनी है। साथियों, एनडीए गठबंधन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, इसका पता यहां इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है। वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस,
वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। और इसलिए यहां के जो नेता है इंडिया अलायंस के, यहां मतलब नासिक के नहीं, महाराष्ट्र के, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। मोदी के लिए गठबंधन में शामिल दल दुकान नजर आते हैं। लूट की दुकान कहते रहे हैं, गठबंधन को महामिलावट कहते हैं। इतनी नफरत है गठबंधन के घटक दलों से, क्या क्या नहीं कहते। आज उन्हें वास्तविक रूप से गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है। 2019 के चुनाव के पहले नायडू मोदी इज ए मिस्टेक हैशटैग से ट्वीट करते थे। उनकी विभाजनकारी राजनीति को लेकर चुनौती देते थे, चेतावनी देते थे, बताते थे कि कैसे मोदी ने क्रम से देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को खत्म कर दिया है, संस्थाओं की स्वायत्तता और लोकतंत्र को खतरे में बताते थे। और मोदी अक्सर कहते थे नायडू उन्हें गाली देने में लगे हैं। साथियों, जिन लोगों ने देश को धुएं में जीने के लिए छोड़ दिया था, वो अब देश में झूठ का धुआं फैलाने में जुटे हैं। झूठ की बुनियाद पर महामिलावट का खेल खेलने में लगे हैं। संगत का असर ये है कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूद गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद थी कि इस बार प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, 300 पार, 400 पार, गंगा पार, न जाने कहां कहां पार। इसलिए चुनाव से पहले ही गोदी मीडिया में खबरें छपने लगीं कि पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार हो गया है, पहले 100 दिन में क्या करना होगा मंत्रालय को बताना होगा। प्रेजेंटेशन की खबरें आ रही थी, क्या अब वह सब बेकार हो जाएगा? नीतीश और नायडू के हिसाब से भी पहले दिन का एजेंडा बनेगा, या उनके मंत्री बनेंगे तो क्या वे नरेंद्र मोदी के पहले के बनाए हुए एजेंडा को लागू करेंगे? यह सब सवाल है। आपने तो चुनाव भर में पूछा ही नहीं कि आपने जो पहले 100 दिन का एजेंडा बनाया, जिसकी खबरें छपी हैं, वो क्या हैं? इसके बारे में चुनाव में बात क्यों नहीं करते? तो बात क्या कर रहे थे? मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुस्लिम आरक्षण को लागू करेंगे, और ये दलित आरक्षण के साथ सेंधमारी नहीं होने देंगे, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अपने आप को मुस्लिम आरक्षण विरोधी नेता के रूप में स्थापित किया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो इसकी रक्षा की गारंटी दी है। नीतीश कुमार की सरकार के दौर में और उनसे पहले की सरकार के दौर में कर्पूरी ठाकुर के जमाने से अति पिछड़ी जातियों को, मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिल रहा है। यह भी एक विडंबना है कि मुस्लिम और मुस्लिम आरक्षण विरोधी राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी इसके विरोधी दो दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप याद रखिएगा, सरकार में आते ही मुस्लिम आरक्षण का मसला भूल जाया जाएगा, कोई भी याद दिलाने नहीं आएगा। गठबंधन से इतनी नफरत थी कि प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन कभी नहीं कह पाए। जमात का इस्तेमाल करते थे, जिससे लगे कि मुसलमानों का जमावड़ा है, और इंडिया की जगह इंडी कहते थे। इंडी जमात वाले
धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। इतना साफ साफ कहने के बाद भी वे मुस्लिम आरक्षण के समर्थकों के दम पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब उन्हें समझ आएगा कि विपक्ष पर हंसते हंसते वे खुद किस स्थिति में आ गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी 272 के आंकड़े से 32 सीट पीछे है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी बहुमत से दूर है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। सरकार के प्रचार में भी केवल मोदी का चेहरा हुआ करता था, किसी कैबिनेट मंत्री का भी फोटो नहीं छपता था। क्या इस बार यह सब बदल जाएगा? सरकार के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री के साथ साथ सहयोगी दलों के मंत्रियों के भी फोटो होंगे। मंत्रियों की भी बात सुनी जाएगी या रबर स्टैंप मंत्री बनकर रहेंगे, जिन्हें उद्घाटन में भी मौका नहीं मिलता है। इस बार की मोदी सरकार क्या गठबंधन की सरकार होगी? आज के बाद से गोदी मीडिया नीतीश कुमार और नायडू से सवाल नहीं करेगा। जैसे ही वे पलट जाएंगे, उनके खिलाफ हो जाएगा। बीजेपी कहने लग जाएगी कि ये दोनों लूट की दुकान में चले गए हैं, यहां लूट का मौका नहीं मिल रहा था, वहां जाकर लूटेंगे। जब तक मोदी के साथ रहेंगे, इन्हें राष्ट्र निर्माण का साथी कहा जाएगा। नायडू तो हो सकता है बच भी जाएं, उनकी पार्टी को बड़ा समर्थन मिला है विधानसभा में, लेकिन नीतीश की पार्टी का भविष्य क्या है? नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ होते तो आज बीजेपी 200 से नीचे होती और उनका कद देश में सबसे बड़ा हो गया होता। वे मोदी को हराकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे। 2014 में नीतीश जो न कर सके, 2024 में कर सकते थे। लेकिन जो मोदी जिस नीतीश कुमार को कमजोर ही करते रहे, उनके दम पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सत्ता का लोभ या सत्ता का मोह कहां है, किस तरफ है, आपको दिख जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।